वेलकम टू CZMA क्लासेस। हम लोग स्टार्ट आज चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। अभी तक चैप्टर हमने 3 कर लिए हैं क्लास 9th की। तो समकालीन भारत भाग फर्स्ट चल रहा है। तो चौथा चैप्टर जलवायु है। आइए स्टार्ट करते हैं जलवायु को। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि जलवायु और मौसम में जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर लेते हैं। जलवायु क्या है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि, कितना लंबा लंबा समय, तो 30 वर्ष से अधिक। एक विशाल क्षेत्र में कोई छोटा मोटा रीजन नहीं होना चाहिए। लंबे समयावधि मतलब 30 वर्ष से अधिक के समय की बात यहाँ पे कर रखी है। मैं मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का आकलन किया जाता है। आगे लिखा है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम एक विशेष समय में मौसम बदल जाता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। इसके बाद में लिखा है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित करते हैं। मौसम एक दिन में कई बार बदल सकता है। ऋतुएं जो होती हैं महीनों का समय लेती हैं, सप्ताहों का समय लेती हैं, और जलवायु काफ़ी लंबा समय लेती है। लगभग 30 वर्ष के बाद में जो एक औसत निकाला जाएगा उस आधार पर कुछ कहा जा सकता है जलवायु के बारे में। जलवायु परिवर्तन, विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इसके बाद में मानसून शब्द की उत्पत्ति के संबंध में बात लिखी है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। मानसून पे हम लोग निर्भर करते हैं। कभी मानसून अच्छा, बरसात अच्छी होती है तो फिर फसल भी अच्छी होती है, और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मानसून खराब होने के कारण फसल भी प्रभावित हो जाती हैं। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। जैसे राजस्थान की हम बात कर लें तो वहाँ जैसलमेर वाले इलाके में बहुत कम वर्षा होती है, न्यूनतम 10 सेंटीमीटर के करीब करीब, उससे भी कम। और आप चले जाइए मासिमरा, बहुत बरसात होती है, 450 सेंटीमीटर को क्रॉस कर जाएगी। तो ये स्पष्ट रूप से प्रादेशिक भिन्नताएं यहाँ देखने को मिलती हैं। इसी के बारे में लिखा है, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम, ये केरल की राजधानी है, में यह 42 सेंटीग्रेड तक हो सकता है। आगे एक कोटेशन है, कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है, कोई इतना डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि राजस्थान में 50 पहुंच गया मैक्सिमम, मिनिमम हो गया 15।
वार्षिक बरसड़ में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वर्षा की अब तुलना कर रहे हैं तो मेघालय में आपको पता है चेरापूंजी है, माशेलराम है, ये बहुत वर्षा वाले स्थान है। वहीं लद्दाख की बात कर रहे हैं या फिर पश्चिमी राजस्थान में आपका जो हिस्सा आता है तो ये बाड़मेर, यहाँ जैसलमेर, तो ये सब इलाके में जोधपुर वगैरह में बहुत कम बरसात होती है। उसी के संबंध में बात बताई गई है। आगे लिखा है देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। तमिलनाडु का तट कौन सा तट होता है? कोरोमंडल, याद हमें रखना पड़ेगा। कोरोमंडल तट पर कब वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर, जब शेष भारत में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। पश्चिमी डिस्टरबेंस की वजह से कभी कभी बरसात हो जाए वो अलग बात है। आगे दिया है समान रूप से तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। तटीय क्षेत्र मतलब एक पश्चिमी तट है और एक पूर्वी तट है। तापमान में अंतर कम, अभी हमने लोगों ने देखा था। अंडमान निकोबार दिन और रात के तापमान में कम अंतर, केरल में दिन और रात के तापमान में कम अंतर देखा गया था। इसके बाद में जलवायु नियंत्रण को समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। 6 कौन कौन है? अक्षांश, तुंगता या ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। तो 6 कौन कौन हो गए? अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गया या तुंगता कह लें, वायुदाब एवं पवन तंत्र तीसरा रहा, समुद्र से दूरी चौथा, पांचवा है महासागरीय धाराएं और छठवां कारण है उच्चावच लक्षण। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। अगर बात की जाए तो ये विषुवत वृत्त है। इसके बाद में तापमान आपका ध्रुव की ओर बढ़ने पर लगातार कम होगा। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। वायुमंडल की सघनता कम कब होती है? जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, तथा तापमान भी घट जाता है, तापमान भी डिक्रीज होगा। यही कारण है कि पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र, वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता है। कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। क्या है ये महाद्वीपीय अवस्था? गर्मी में बहुत अधिक गर्म, सर्दी में बहुत अधिक ठंडा। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब यह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित कर देते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम हो तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। पवन विमुख कुछ ढाल जो हैं वो हमेशा ऐसा देखा जाता है कि सूखे रहते हैं। जब पर्वत रोक ही नहीं पाएंगे हवा को तो बरसात होगी नहीं। अक्षांश के बारे में यहाँ बताया गया है। कर्कवृत देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर जाती है। देश का लगभग आधा भाग
कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा के दक्षिण में आधा भाग जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, कर्क वृत्त के दक्षिण में जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है, इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित होती हैं। ऊंचाई के संबंध में बात कर ली गई है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। तटीय क्षेत्र की बात कर रखी है 30 मीटर। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। अगर हिमालय ना होता तो यहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान ये सब इलाकों में ठंडक ही देखते, गर्मी का नाम और निशान नहीं होता। साइबेरिया से आने वाली हवाएं यहाँ प्रभावित जरूर करती हैं। वायु दाब एवं पवन के बारे में समझ लेते हैं। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। तो हमारा ये पृथ्वी को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ आपकी 23 से 1/2 अंश कर्क रेखा है, भारत के मध्य से होकर जाती है। तो यहाँ बताया गया है कि कोरियोलिस बल के कारण ये निम्न दाब की ओर चलते हैं। निम्न दाब आपका कहाँ है? तो निम्न दाब आपका इक्वेटर पर है। ये इक्वेटर रहा। इक्वेटर मतलब विषुवत वृत्त। तो दाहिने ओर चलती हैं, दाएं क्लॉकवाइज। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? जब वर्षा होती नहीं, इनका प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो कह रहा है कि तो इसको तो शुष्क क्षेत्र होना चाहिए जब वर्षा होगी नहीं। कारण क्या है आगे बताया गया। उससे पहले कोरियालिस जो बल है इसको समझ लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो कोरियालिस बल। आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। राइट, कुछ इस प्रकार से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल के कारण पवनें बदलती रहती हैं। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिने ओर मुड़ती हुई भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है। और भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न दाब ही होगा, तभी तो यहाँ प्रवेश कर पाएगी। इसके बाद में ऋतुओं को समझाया गया है। ऋतुएं, मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं।
इसके बाद में बताया गया है भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये शीत है, ग्रीष्म है, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। अब शीत ऋतु के बारे में बताया गया, देख लेते हैं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आधे नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 से 25 के डिग्री के बीच में, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय की ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। तो उत्तर में गर्मी रहती है, लेकिन दक्षिण में आप देख रहे हैं कि 24-25 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तर में ठंड रहती है 10 से 15, और दक्षिण में गर्मी रहती है अपेक्षाकृत। यही कारण है यहाँ कॉफ़ी वगैरह आप आराम से उगा सकते हैं। उत्तर भारत में कॉफ़ी और चाय नहीं उगाई जाती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम, पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। इस मौसम में आसमान साफ रहेगा, तापमान तथा आर्द्रता कम रहेगी, पवनें शिथिल होंगी, बहुत शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वहाव विशेष लक्षण है। एक कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महाबट या मावट मावट बोलते हैं या महाबट बोलते हैं, कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के बहुत महत्वपूर्ण है। रबी फसल में गेहूं की अगर बात कर लें तो उसके लिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कभी सर्दियों में बरसात हो जाती है, वो गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ग्रीष्म ऋतु की बात कर लें। ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री। मई में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के ऊपरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू जो है ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम भी पहुंचाती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा भी लाती हैं। इस मैदान में
कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इन्हें काल बैसाखी भी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। आम जल्दी पक जाते हैं। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब होगा की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। ये पवनें गर्म महासागरों की ऊपर से होकर आती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं, उत्तर पूर्व को छोड़कर। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्प्रवाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है, यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। यहाँ आगे और बात दे रखी है, उसको भी समझ लेते हैं। तो एक मैप दे रखा है भारत में मानसून के आगमन से संबंधित, देख लेते हैं कि करके। सबसे पहले केरल की तरफ चलते हैं, वहाँ हाईलाइट करके बातें बताई गई हैं। तो केरल से मानसून का आगमन 1 जून से केरल के मालाबार तट से होता है। ये मालाबार तट रहा, और आप देख रहे हैं कि ये जो है कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है कि आंध्र प्रदेश तक इसकी रेंज रहती है 1 जून तक। कुछ इस रूप में हवाएं यहाँ पे बरसात करती हैं। आपको पता है नीचे वाला जो है तट, कोरोमंडल तट, यहाँ बरसात अक्टूबर और नवंबर में होती है। अब 5 जून को जो है कर्नाटक के करीब से कुछ इस रूप में बताया गया है मानसून। ये एरिया आपको कवर किया गया है 5 जून से इस तरीके से। 5 जून 10 जून को बताया गया है मुंबई से, इस प्रकार से मुंबई उड़ीसा होता हुआ, ये बिहार से होता हुआ और सीधा नेपाल में चला जाता है। 15 जून यानी कि गुजरात से प्रारंभ होता हुआ, गुजरात से राजस्थान से होता हुआ उत्तर प्रदेश और नेपाल। 1 जुलाई से फिर से गुजरात से होता हुआ अरावली के समानांतर निकल जाता है। 15 जुलाई ये बहुत जैसलमेर का इलाका है और पाकिस्तान से ये मानसून आता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर चलते हैं, बांग्लादेश वाले रीजन में देख लेते हैं। तो 1 जून से बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी से यहाँ से मानसून देख रहे हैं आप, और जा रहा है बांग्लादेश में। इसके बाद में त्रिपुरा, ये आपका नीचे रहा, मिजोरम होते हुए म्यांमार में। 5 जून से बांग्लादेश से प्रवेश करके सीधा नेपाल की तरफ चला जाता है। ये सब बातें यहाँ बताई गई हैं। इसके बाद में आगे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। मासिनराम चेरापूंजी गलत है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में वर्षा बहुत कम होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में
मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदान में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें भी आ जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए भी जाना जाता है। मानसून अनिश्चित है, इसलिए हमारी कृषि भी डामाडोल होती रहती है। मानसून की वापसी बताई गई है, वापसी को देख लेते हैं फटाफट। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर आते आते अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। शीत ऋतु में स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम अशाह हो जाता है। इसे सामान्यतः उमस कुंवार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। मासेम नाम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए यह प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। कहाँ? अंडमान सागर के ऊपर। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों की सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति भी होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। वर्षा का वितरण बताया गया है। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है किंतु पश्चिमी राजस्थान के बारे में बताया गया। अब ये मानसून का अंत है, इसको देख लेते हैं फटाफट से। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ये इलाका जम्मू कश्मीर का 15 सितंबर से ये ऐसे जयपुर राजस्थान होता हुआ वापस हो जाएगा सीधा गुजरात। जो यहाँ से प्रारंभ हुआ था पाकिस्तान से और ये 1 सितंबर को लौटता हुआ प्रतीत हो रहा है। 1 अक्टूबर नेपाल से होता 15 अक्टूबर से ये लौटता हुआ 15 अक्टूबर को दिखाया गया है और 1 नवंबर से इधर से आपका ये लौट रहा है बिल्कुल केरल के समीप समीप। और 15 नवंबर 1 दिसंबर को मानसून लौटता हुआ दिखाया गया है। तो ये मानसून का लौटना हो गया। इसके बाद में आगे बातचीत दे रखी है, वर्षा से संबंधित एक मैप है। ये बड़ा ज़बरदस्त मैप है, इसको देख लेते हैं। तो 400 सेंटीमीटर से अधिक वाली वर्षा कहाँ कहाँ है इसको पहले देखते हैं।
ऊपर अरुणाचल प्रदेश रहा और ये आपका असम और अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा इलाका। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है। और कहाँ है तो और आपका ये गारो खासी जंतिया वाला जो इलाका हो गया, इधर भी आपकी 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हुई प्रतीत हो रही है। ये आपका इलाका हो गया, थोड़ा सा आपका इलाका ये पश्चिम बंगाल का हो गया, यहाँ भी बरसात 400 सेंटीमीटर से अधिक है। और पश्चिमी घाट पे आप जैसे ही चलेंगे तो पश्चिमी घाट पे आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक केरल तक ये आपको 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हुई नज़र आ रही है। अब 200 से 400 के मध्य में जहाँ जहाँ वर्षा हो रही है उसको देख लेते हैं। तो ये इलाका आपका त्रिपुरा मिज़ोरम वाला जो इलाका रहा, यहाँ 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा। असम का इलाका, नागालैंड का इलाका, तो यहाँ आपकी बरसात दिखाई गई है 200 से 400 सेंटीमीटर। और इसके बाद में पश्चिमी घाट पे भी यही स्थिति है। तो पश्चिमी घाट पे 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा भी होती है। तट से जो बिल्कुल समीप है यहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक, और इसके तुरंत बाद जो है 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा दर्शाई गई है। इसके अलावा ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला जो इलाका है, यहाँ भी 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा कहीं कहीं दर्शाई गई है। इसके बाद में 100 से 200 सेंटीमीटर वाला इलाका जो है वो काफ़ी बड़े 100 से 200 सेंटीमीटर वाला इलाका जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र में आपको दर्शाया गया है। तो ये बहुत बड़ा इलाका है। उत्तर प्रदेश में भी बरसात होती है, उत्तराखंड में भी, और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाला इलाका, और फिर ये आपका जो रहा मणिपुर वगैरह में भी यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती हुई प्रतीत हो रही है। अब 60 से 100 के बीच में 60 से 100 के बीच में आपका ये पंजाब वाला बेल्ट, हरियाणा वाला बेल्ट, उत्तर प्रदेश वाला बेल्ट, और इधर आप चले आएंगे तो गुजरात की तरफ, गुजरात में भी गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आपका कोई इलाका छूटेगा नहीं। यहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े इलाके में 60 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। अब 20 से 40 में आप देखेंगे, 20 से 40 की अगर बात करें या 0 से 20 की बात करें तो 20 से 40 वाला ये इलाका आपका हो गया। तो यहाँ महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है, यहाँ तेलंगाना भी है। तो इस इलाके में 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके अलावा यहाँ भी आपको दर्शाया गया 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा अरावली के करीब करीब। और अरावली के बिल्कुल पश्चिम में आप देखेंगे 0 से 20 सेंटीमीटर वाला इलाका है। इसके अलावा ऊपर भी लद्दाख की तरफ चलते हैं तो लद्दाख में भी यही स्थिति है, यही स्थिति है, 0 से 10 सेंटीमीटर तक ही बरसात होती है। तो इनको हमने रफली समझ लिया है। अब इसके बाद में आगे ये कटिंग दिखाई गई हैं अलग अलग पर प्रश्नों को। पहला है, किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा? आप सब जानते हैं, मासिन राम। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को लू कहते हैं। काल बैसाखी आपकी पश्चिम बंगाल में होती है। इसके बाद में भारत में मानसून का आगमन कब होता है तो जून के प्रारंभ में, 1 जून से केरल के मालाबार तट से। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो गर्म दिन होता है और ठंडी रात होती है। इस तरह से